So hello and welcome back everyone. So we continue our series of CSIR नेट previous year of statistical physics. ठीक है, तो हमने अभी तक गेट के PYQs कंप्लीट कर चुके। हमने गेट जो है वो डन, गेट हमारा हो चुका। अब हमारा चलेगा CSIR नेट। ठीक है, नेट के हम PYQs करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वॉक। सो हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वॉक के क्वेश्चन करते हैं। तो रैंडम वॉक से बेसिकली वन और टू क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो हमें रैंडम वॉक एक इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में गिवन है a random walker takes a step of unit length towards right or left at any discrete time steps, starting from x बराबर 0 at time t बराबर 0 it goes right to reach x बराबर 1 and t बराबर 1. Hereafter, if it repeats the direction taken in the previous step with probability p and the probability that it is again at x बराबर 1 to x बराबर 3। ठीक है, तो हमें दिया गया कि एक रैंडम वोकर है जो वन डायमेंशन में चलता है। ठीक है, एक डायमेंशन सपोज किसी भी x बराबर डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो एट x बराबर 0 पोजीशन पे एट टाइम t बराबर 0 पे। ठीक है, इट गोज राइट टू रीच x बराबर 1। पहला स्टेप उसका फिक्स है कि वो क्या करता है, x बराबर 1 पे जाता है, x इज इक्वल्स टू 1 पे जाता है और t इज इक्वल्स टू 1 टाइम पे। ठीक है, हेयर आफ्टर इफ इट रिपीट द डायरेक्शन टेकन इन द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेप में ये अभी जैसे राइट गया है, तो अगर ये अगला स्टेप भी अगर राइट जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है p। ठीक है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस p। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कहाँ पे, x बराबर 1 पे t बराबर 3। तो मीन्स t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बाद ये हमें x बराबर 1 पे मिलना चाहिए। ठीक है, सो आफ्टर t इज इक्वल्स टू 3 हमें इसकी पोजीशन चाहिए, ये x बराबर 1 पे होना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 1 पे होगा ये t बराबर 3 के बाद। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक स्टेप लेता है 1 सेकंड में। तो ठीक है, तो सपोज ये इनिशियली यहाँ से t बराबर x बराबर 1 पे आया। ठीक है, तो फिर x बराबर 1 से फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 2। और फिर उसके बाद ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो इसकी ये वापस कहाँ पे जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड t इज इक्वल्स टू 3। तो एक तो मेरे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास, कि उसमें ये क्या करे कि फर्स्ट स्टेप तो इसने लिया x इज इक्वल्स टू 0 से x बराबर 1 तक का। ठीक है, तो ये फिक्स स्टेप हो गया। फिर उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 पे पहुंच जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पे। एंड देन ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो ये वापस अपोजिट में जाएगा तो कितने पे हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड t इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज ओनली हो सकती है। तो ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये अगर सपोज ये फर्स्ट कंडीशन जो मेरे यहाँ फर्स्ट ये है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है। तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें गिवन है ये तो कि एट इट गोज राइट रीचेज x इज इक्वल्स टू 1 एट t इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो दोनों केसेस में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका मोशन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो दोनों को केसेस में जा ही रहा है। तो दोनों केसेस में जा ही रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, देन उसके बाद हमें गिवन है कि अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नेक्स्ट अपना स्टेप ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है वो है p। ठीक है, प्रीवियस स्टेप की डायरेक्शन में ही अगर वो लेगा स्टेप नेक्स्ट तो प्रोबेबिलिटी p1 होगी, p होगी। तो
अभी ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसने कौन सा डायरेक्शन लिया, राइट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पी। देन उसके बाद ये क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल जाएगी, 1 - p। ठीक है, 1 - p प्रोबेबिलिटी। तो एक तो केस हो गया हमारे पास, दैट पी 1 - p। ठीक है, P1 सपोज फर्स्ट केस के लिए P1। देन सेकंड केस में क्या कर रहा है ये, सेकंड केस में राइट डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, P2 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद इसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज करने पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 - p। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसने फिर डायरेक्शन चेंज करी टू रीच एट x बराबर 1 एट t इज इक्वल्स टू 3। तो इसने डायरेक्शन चेंज करी, दिस इज 1 - p। तो मेरे पास P2 क्या हो जाएगा, 1 - p का होल स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P1 + P2। सो P इज इक्वल्स टू P1 - p प्लस 1 - p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - p टर्म मैंने बाहर ली, यहाँ बच जाएगा P प्लस 1 - p, से P से भी कैंसिल आउट और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 - p। ठीक है, सो दिस इज P टोटल, P टोटल। सो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई 1 - p, और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन था हमारा CSIR जून 2023 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम CSIR 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, एन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व 500 ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासिफाइज देम एज ईदर ऑफ अ टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, सो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं, गिवन में क्या दे रखा हमें, टोटल ऑब्जेक्ट्स, दिस इज 500। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स के, 500, और उनको क्लासिफाई कर रहा है टाइप ए और टाइप बी में। शी फाइंड्स 148 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप बी। सो टाइप बी के मेरे पास कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, 148। Assuming a binomial distribution, the best estimate of the fraction of type A objects and their associated standard deviation respectively are। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें फ्रैक्शन ऑफ टाइप ए निकालना है और देयर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब निकालना है, तो हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन ऑफ टाइप ए, तो फ्रैक्शन मींस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ए, क्योंकि फ्रैक्शन वर्ड जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये वर्ड मेरा जो हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए मैं कैसे निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप बी, क्योंकि हमें टाइप बी गिवन है, एन बी नंबर ऑफ, तो यहाँ से हम ये तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एंड सेकंड टर्म जो हमें निकालनी है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि आई होप आपने ये सब इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी। सो P 1 - P/n, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ए टाइप पार्टिकल्स के लिए निकालना है तो PA हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी ए एंड NA। ठीक है, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करने से पहले हमें
इसका फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बी का डाटा गिवन है और कंप्लीट डाटा गिवन है, और उसके अलावा बाद में फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा और देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ टाइप बी। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ टाइप बी, तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज एन बी ओवर कैपिटल एन। एन बी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन of B type and total number of observations। ठीक है, so 148 over 500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और फ्रैक्शन कितना आया, 0.296। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ टाइप ए। सो फ्रैक्शन ऑफ टाइप ए, type A means fraction means probability, so 1 minus PV simply, so 1 minus 0.296 and this will come out 0.704। ठीक है, तो हमारे पास probability of A आ गई। ठीक है, एंड नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे टोटल नंबर होएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सिग्मा ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सिग्मा ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है, 0.704 एंड 1 माइनस 0.704 ओवर 500। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा ए की वैल्यू क्या आएगी, this multiply this, so this will come out 0.208 over 500। ठीक है, then sigma a is equals to almost 0.0204। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ ए तो ये आया 0.704 एंड सिग्मा ये 0.0204। तो यहाँ पे मेरे पास है ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो मेरा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। तो हमें क्या याद रखना है आगे से कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोले तो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आउटकम्स आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है रैंडम वॉक का क्वेश्चन है। सो टू रैंडम वॉकर्स ए एंड बी वॉक ऑन ए वन डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, सो 1D लैटिस पे वॉक कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ ईच स्टेप्स टेकन बाय ए इज 1 while द सेम फॉर बी इज 2। ठीक है, तो ए जो है, ए जो स्टेप लेता है वो 1 है और 1 लेंथ सपोज यूनिट लेंथ की है। सो while द से, और जो बी लेंथ लेता है स्टेप लेंथ वो बी के लिए डबल है, ट्वाइस ऑफ ए है। हाउएवर बोथ मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट द प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट आफ्टर 4 स्टेप्स। ठीक है, तो 4 स्टेप बाद उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सपोज हमें गिवन क्या है कि एक लेंथ, सपोज एक्स लेंथ का कोई एक तो लेंथ है, तो यहाँ पे ए और बी जो दोनों पार्टिकल है टी बराबर 0 पे इस पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ से वो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए जो होगा वो अगर यूनिट लेंथ चलेगा ए एट टी बराबर 1, तो बी जो है इसका डबल लेंथ चलेगा। ठीक है, सो बी की जो लेंथ होगी वो होगी फॉर अ सिंगल स्टेप। ठीक है, सो एट टी बराबर 1 बी जो होगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट आफ्टर 4 स्टेप। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट आफ्टर 4 स्टेप, 4 स्टेप के बाद उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो 4 स्टेप के बाद उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी, और इनमें ये भी दे रखा है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ, लेट अज्यूम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइटवर्ड, दिस इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी गोइंग लेफ्टवर्ड दिस इज ऑल्सो हाफ। तो दोनों बराबर है, तो मैं इनको इसको सपोज इसको मैं पी एज्यूम करता हूँ एंड दिस को मैं क्यू एज्यूम करता हूँ, तो पी और क्यू दोनों राइट हाफ हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसके लिए जब ये 4 सेकंड 4 स्टेप्स के बाद आपस में मिलेंगे, तो उसके लिए कितने मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कितने हो सकते हैं या कितने वेज हो सकते हैं जिससे वो 4 सेकंड के बाद मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगर ये ए है, ए वाला पार्टिकल 4 स्टेप्स आगे ले, 1 2 3 एंड 4, एंड ठीक है 4 स्टेप्स आगे ले, एंड बी वाला जो पार्टिकल है वो 3 स्टेप्स राइटवर्ड ले एंड 1 स्टेप बैकवर्ड ले, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर ये 4 स्टेप लेगा तो सपोज ये यहाँ पहुंच जाएगा, बी वाला फर्स्ट स्टेप में यहाँ पहुंचेगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पहुंचेगा, थर्ड स्टेप में यहाँ पहुंचेगा, एंड देन 4 स्टेप बैकवर्ड लेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। एक मेरे पास कंडीशन ये हो गई। तो एक, तो पहली कंडीशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहली कंडीशन हो गई कि ए वाला 4 राइट लेना चाहिए एंड बी वाला जो है 3 राइट एंड 1 लेफ्ट लेना चाहिए। पहली कंडीशन खत्म। सेकंड कंडीशन, ए वाला जो है 2 राइट ले, ठीक है, एंड 2 लेफ्ट ले। तो 2 राइट मीन्स ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा और 2 लेफ्ट लेगा तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट करा था वहां पे आ जाएगा। सिमिलरली बी वाला जो है वो 2 राइट में ले एंड 2 लेफ्ट में ले, तो वो भी क्या आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या बनी, ए वाला 2 राइट 2 लेफ्ट एंड बी वाला 2 राइट 2 लेफ्ट। सेकंड कंडीशन। थर्ड वन कंडीशन है कि ए वाला जो मेरा है वो चारों स्टेप्स लेफ्टवर्ड ले ले, ठीक है। देन इसी का रेसिप्रोकल मान लो, ये अभी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लेफ्ट में जाएगा, सेम सेम कंडीशन से। तो सेम ए वाला जो है 0 राइट ले और 4 लेफ्ट ले, ठीक है, एंड बी वाला 1 राइट ले एंड 3 लेफ्ट ले, ठीक है। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज है जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा कि वो फाइनली दे मीट, फाइनली दे मीट आफ्टर 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप्स के बाद वो आखिर में एक ही पोजीशन पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चारों प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो अब मैं इसको, अब यहाँ पे जो होता है इनका जो प्रोबेबिलिटी होती है इनकी कॉम्बिनेशन की, उसका जो फॉर्मूला होता है फॉर 1D लेटिस, फॉर 1D एल डबल लैटिस, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास क्या होगी, फैक्टोरियल n ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल ओवर p प्रोबेबिलिटी ऑफ n1 एंड q प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हो गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हो गई, इसकी पावर n2, ठीक है। तो ये हमारी जो है टोटल प्रोबेबिलिटी दिखाती है फॉर वन, जो हमारा एक तरह की सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है। तो अब इससे हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारे पास है ए जो है वो 4 राइट में जाए एंड 0 L जाए, एंड बी जो मेरा है वो 3R एंड 1 L, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट निकालते हैं। सो टोटल जो मेरे पास स्टेप्स वो कितने हैं, 4, ओनली 4 स्टेप्स जा सकता है एक पार्टिकल, ठीक है। एन वन मतलब राइट में कितना गया और लेफ्ट में कितना गया। सो राइट में इसके कितने स्टेप्स है, 4, ठीक है।
तो राइट में इसके 4 स्टेप्स है तो 4 फैक्टोरियल, और लेफ्ट में स्टेप कितने, 0, तो 0 फैक्टोरियल। ठीक है। अब है पी, राइट की प्रोबेबिलिटी, तो राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और n1 मीन्स 4, लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 0, n2 मीन्स 0, और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी हाफ, सॉरी हाफ की पावर 0, इनटू, अब बी के लिए निकालते हैं, बी के लिए टोटल सेम 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 1। ठीक है। सो इसको कंप्लीटली P1 हो गया मेरा। सो P1 को अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ एग्जैक्टली वैल्यू, सो P1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/16, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 की पावर 1/16 इंटू 4/16। ठीक है। तो ये टोटल आएगी 4/256। सिमिलरली मैं P2 के लिए कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। सो सेकंड के लिए, केस के लिए P2 मेरा है कहाँ से कहाँ जाएगा, 2R2L एंड 2R2L दोनों के लिए, तो सिंपली 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई सेम सिमिलरली, तो सेम 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 की पावर 2। ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसकी आती है 6/16 इंटू 6/16। सेकेंड केस ये आ गया मेरे पास। एंड जो थर्ड वन है, थर्ड वन के लिए हम फॉर द थर्ड केस मेरा जा रहा है 0 4L 1R 3L। ठीक है। सो इसके लिए वही प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 1/2 raised to the power 4 and 1/2 raised to the power 0 multiply 4 factorial 1 factorial 3 factorial 1/2 raised to the power 1 1/2 raised to the power 3। ठीक है। सो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सेम 4/256। सिमिलरली सो नेट प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ठीक है। सो पी नेट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1 P2 प्लस P3। सो P1 मेरे पास है 4/256 प्लस 6/16 इंटू 6/16 प्लस 4/256। सो पी नेट विल बी, इसको कंप्लीटली ऐड सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 11/64। ठीक है। सो 11/64, तो ये 11 थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है। सो इट इज क्वाइट गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a jar J1 contains an equal number of balls of red, blue and green colors, while another jar J2 contains ball only red and blue color, which are also equal in number. The probability of choosing J1 is twice as large as choosing J2। ठीक है। J1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी J2 से डबल है। ठीक है। If the ball is picked at random from one of the jar, then turns out to be red, the probability of it came from J1। ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, दो जार है मेरे पास J1 एंड J2। ठीक है। तो जार बनाते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास दो जार है J1 एंड J2। J1 जार में मेरे पास बॉल है R, B एंड G, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर, while J2 contains ball only red and blue, which are also equal in number। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J1 इज ट्वाइस एज लार्ज चूजिंग टू J2। ठीक है। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J2। ठीक है। J1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है यहाँ पे कि इफ अ बॉल पिक्ड रैंडमली, क्योंकि इन दोनों में से रैंडमली कोई से भी जार में से हम बॉल निकाल सकते हैं, वो बॉल रेड होगी तो कौन सा जार होगा, ठीक है। उस तो जार J1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, J1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेस थ्योरम से करते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अब इस जार में हमारे पास 3 बॉल है, तीनों बॉल इक्वल अमाउंट की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द रेड, ब्लू एंड ग्रीन, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1/2, ठीक है। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब यहाँ पे मेरे पास है रेड बॉल को हमें रेड बॉल ही तो निकालनी है बाहर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन जार J1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन J1 जो मेरे पास कितना आएगा, 1/3, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन जार J1, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन जार J2, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन जार J2 को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, ठीक है। सो और हमें कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है। सो द तो हमें ये पता है कि दोनों जार जो है, इन दोनों को अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। अगर मेरे पास जैसे सपोज मेरे पास 2 बॉल्स है, एक वो है मेरे पास कॉइन है, ठीक है। कॉइन है, कॉइन को अगर मैं टॉस करूं, तो टॉस करने पर हेड और टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा 1, क्योंकि हेड और टेल दो ही मेरे पास आउटकम्स आ सकते हैं। तो इन दोनों को चुनने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को चुनने के मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं ये दो ही मतलब इन दोनों में से या तो मैं एक ही चुन सकता हूँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ J2, इन दोनों का सम मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 मेरे पास क्या दे रखा है, टू ऑफ पी J2 प्लस पी J2 बराबर 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 मेरे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 1/3 आ गया मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 एंड J2 भी मिल गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है। तो उसके बाद हम बेस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। सो यूजिंग बेसिस फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है कि अगर मैंने दोनों जार में से किसी एक जार में से बॉल निकाली और अगर वो बॉल रेड है, तो जार के J1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट जार into probability of red ball from jar first over probability of J1 probability of R upon J1 plus probability of J2 probability of R over J2, ठीक है। सो ये बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है हम सबने पढ़ रखा है पहले, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। सो दिस इज 2/3 इंटू 1/3 अपॉन 2/3 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो इस सो दिस इज 2/9 अपॉन 2/9 प्लस 1/6। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो 2/9 इंटू
18/7, ठीक है। सो द कंप्लीट आंसर विल बी 4/7, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 4/7। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ कहीं पे कुछ डाउट हो तो रिवाइंड करके देखना, और फिर भी रहे तो कमेंट बॉक्स में डालना आपका कमेंट, मैं उसको देखूंगा और आपका डाउट सोल्व करूंगा। अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ फोटोन इनसाइड द सन एग्जीक्यूट अ रैंडम वॉक प्रोसेस, ठीक है। गिवन द रेडियस ऑफ द सन इज 7 into 10 raised to the power 8 kilometer and the mean free path of a photon is this. The time taken by the photon to travel from the center to the surface of the sun is closest to, ठीक है। तो क्वेश्चन खेरा हमें क्या कह रहा है कि एक फोटोन जो है सन के अंदर वो रैंडम वर्क प्रोसेस कर रहा है, और उसकी सन की जो में रेडियस गिवन है, तो वो तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा है। तो रेडियस हमें कितनी गिवन है, 7 into 10 raised to the power 8 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, मीन फ्री पाथ हमें कितना गिवन है, मीन फ्री पाथ वो हमें गिवन है 10 raised to the power -3 मीटर। द टाइम टेकन बाय द फोटोन फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ द सन इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें टाइम टेकन निकालना है रेडियस से सरफेस तक का। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो है कंडीशन वो हमें पता होनी चाहिए कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल इन अ रैंडम वॉक ऑफ एन स्टेप्स, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, सो द एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे किसी एक रैंडम वॉक का, तो तब जाके हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देन नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में पार्टिकल रैंडम वॉक कर रहा है। फिर रैंडम स्टेप्स से हम एक यूनिट स्टेप की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट स्टेप की लेंथ हमें पाथ ये दे रखा है, ठीक है। सो यूनिट स्टेप की लेंथ से फिर हमें क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अब फोटोन जो है, फोटोन का हमें वेलोसिटी पता रहती है, तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। सो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रैंडम वॉक ऑफ एनी स्टेप्स ऑफ लेंथ एल इज, तो वो कितनी होगी, तो डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट एन टाइप्स ऑफ एल, ठीक है। तो ये एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। सो यहाँ पे जो एवरेज ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस कितना जाएगा, ये ज्यादा रेडियस ऑफ द सन के बराबर जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू रूट एन ओवर इंटू एल। सो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे आ जाएंगे, आर बाई एल का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू रेडियस मेरे को गिवन है 7 into 10 raised to the power 18, ठीक है। ओके, नॉट 18, इट इज 8, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है, 10 raised to the power -3, ठीक है। तो अभी ये जो मेरे पास है ये क्या में है, किलोमीटर में। जो सन की मेरे पास जो रेडियस है वो किलोमीटर में है, तो मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो, ठीक है, इनटू पावर स्क्वायर। सो एन मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स अप्रोक्स 7 into 10 raised to the power 23, ऑलमोस्ट।
ठीक है। देन अब उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे से हमारे पास स्टेप्स आ गए। अब उन स्टेप्स से एक यूनिट स्टेप में कितनी लेंथ चलता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो द टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस मेरे पास आएगी वो d इज इक्वल्स टू n स्टेप्स ऑफ लेंथ l। सो 7 × 10⁻23 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। सो अभी मेरे पास कितने आएंगे, डिस्टेंस आएगी मेरे पास 7 × 10⁻³ 20, सॉरी। सो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई तो मेरे पास अब टाइम निकालना है। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर c, बिकॉज फोटोन की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। ठीक है। सो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आप एक बार ट्राई करना है इसको। ठीक है। और ये इजीली हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, अ बकेट ऑफ कंटेनिंग 6 रेड एंड 5 बॉल्स। ठीक है। तो बकेट में कितनी है, 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स है। ठीक है। तो मैं सपोज जी मेरे पास बकेट है, तो इसमें 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स है। अ बॉल इज टेकन ऑफ द बकेट एट अ रैंडम एंड 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट बैक। ठीक है। तो मेरे पास क्या बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम द बकेट एट अ रैंडम एंड 2 बॉल्स आर सेम कलर आर पुट बैक। ठीक है। सेम कलर की 2 बॉल वहां पे वापस रखी जा रही है। दिस स्टेप इज रिपीटेड वन वंस मोर। ठीक है। तो सेम हमें तो दूसरी बार भी ये स्टेप रिपीट करना पड़ा। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रेड एंड ब्लू बॉल्स आर इक्वल टू द एंड। ठीक है। एंड में हमें रेड और ब्लू बॉल इक्वल चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसको हम ऐसे ही ट्राई करते हैं। देखो कि हमारे पास 6 तो लाल हो गई और 4 ब्लू हो गई। तो अगर मैं यहाँ से एक रेड बॉल बाहर निकालता हूँ, तो एक रेड बॉल अगर मैं निकाला, ठीक है, सपोज मैं लेके चलता हूँ इधर, मैंने एक रेड बॉल निकाली, तो रेड बॉल अभी कितनी बचेगी, 5 R 4 ब्लैक। ठीक है। सो रेड बॉल मैंने निकाल ली। अब रेड बॉल निकाल ली तो अब मेरे को सेम रेड बॉल वापस, 2 रेड बॉल मेरे को इसमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 रेड बॉल ओवर 4 B। तो अगर मैं रेड बॉल निकालता हूँ कितनी भी बार, अगर मैं इस डायरेक्शन में रेड बॉल निकालते जाता हूँ, तो ये रेड बॉल बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इनका जो गैप है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते एट द एंड, दोनों बॉल्स कभी बराबर नहीं हो सकती। तो रेड बॉल निकालना इज नॉट अ स्मार्ट चॉइस। ठीक है। तो ये स्मार्ट चॉइस हमारी नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें से निकालते हैं ब्लू बॉल। ठीक है। तो सपोज मैंने क्या निकाला, मैंने 1 ब्लू बॉल बाहर निकाली। ठीक है। सो एक ब्लू बॉल निकाल ली मैंने। तो अब इसमें रिमेनिंग बॉल्स क्या बची, 3 ब्लू और 6 रेड। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैंने एक ब्लू बॉल निकाली, तो 3 ब्लू और 6 रेड बची। तो 6 रेड को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, और 3 ब्लू बॉल बची थी, तो मैंने 2 बॉल वापस इसमें डाल दी ब्लू बॉल। तो कितनी हो गई, 5 ब्लू बॉल। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने क्या करा, 1 ब्लू बॉल वापस निकाल ली। एक ब्लू बॉल मैंने वापस निकाली, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 ब्लू बॉल वापस डालनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैंने फिर से 2 ब्लू बॉल वापस डाली। तो अब कितना हो जाएगा, 6 रेड
6 ब्लू। ठीक है, तो इस वाले केस में यहाँ आके दोनों की जो अमाउंट है दोनों बॉल बराबर हो गई। तो मैं यही करना था, दोनों बॉल एट द एंड बराबर करनी थी। तो अभी इसके लिए हमें 2 स्टेप जाना पड़ा। तो इन दोनों स्टेप्स में प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी P1 वो कितनी आएगी? हमने ब्लू बॉल निकाली थी तो 4 ब्लू बॉल्स निकाली आउट ऑफ 10 बॉल्स। तो P1 ये हो गई। यहाँ पे हमने P2 हमने बॉल निकाली ब्लू बॉल आउट ऑफ 11 बॉल्स। तो 5 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 11। तो दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी। सो द P नेट प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो गई? P1 इंटू P2। ठीक है, सो P1 क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती जाएगी, सो P1 इज इक्वल्स टू 4/10 इंटू 5/11। सो 5 टू जा 10 एंड 2 टू जा 4। सो 2/11 जो मेरी आएगी वो प्रोबेबिलिटी आएगी फाइनली जब दोनों बॉल्स बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो 2/11 प्रोबेबिलिटी। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप एक बार रिवाइंड करना वीडियो को, और अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट करना। ठीक है, सो इनफ फॉर टुडे। हम अगले नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।